इल्गोप जुडोल आप। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या और दिखाएं कि शायद काउंटिंग करना भी मुश्किल होगा। अभी ये बता रही थी कि यहाँ पे इतना रखी हुई है अंदर है। मैम इसके बारे में बताइए। यूएसए से मुझे मिला था। नमस्कार आदाब, मैं हूँ इज़हार खान, आप सबका स्वागत करता हूँ अपना विचार यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बनारस में मौजूद हैं। इंडियन केयर सोशल फाउंडेशन एक एनजीओ है, जिस एनजीओ में हम लोग बात करेंगे एनजीओ के फाउंडर सबा खान जी से। बहुत बहुत स्वागत है सबा खान जी। जी थैंक यू। मैम सबसे पहला का सवाल यही आपसे है कि ये एनजीओ किस फील्ड में काम करता है? एनजीओ जो फील्ड में काम कर रहा है, एजुकेशन, डोमेस्टिक वायलेंस, रेप, छेड़खानी, जो महिलाओं के लिए ये काम कर रहा है, जो उनको सेल्फ डिफेंस, ताकि वो छेड़खानी, बलात्कार, मारपीट, घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीज़ें हैं उनसे बच सके। और साथ तो उनको एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन होगी तो सी विल एक्टिव फॉर सेल्फ, वो खुद के लिए एक्टिव होंगे। एनजीओ स्टार्ट करने के पीछे का वजह क्या था मैम? एनजीओ स्टार्ट करने के पीछे की वजह यही थी, जो असलम एरिया जो जहाँ एजुकेशन नहीं है वहाँ एजुकेशन पहुँच सके। पहले तो मैंने एजुकेशन से ही स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने देखा कि आज जो भी देश की कंडीशन है, जो भी स्थिति है, सिर्फ ड्यू एजुकेशन न होने की वजह से है। एजुकेशन होगी तो अपने राइट, अपने अधिकार को जानेंगे, और महिलाएं जब अपने राइट, अपने अधिकार को जानेंगी तो वो एक्टिव होंगी, और एक्टिव होंगी तो उनके साथ घटनाएं कम होंगी। मैम आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, MSW किया हुआ है मैंने। हाँ जी, मास्टर इन सोशल वर्क। यस, मास्टर इन सोशल वर्क। मैम एक चीज़ नहीं समझ में आया कि एज अ गर्ल्स के लिए सबसे सेफ जॉब होता है कि हम सेफ जॉब करें, कोई ऐसा जॉब करें जो कंफर्टेबल हो, लेकिन आप इतनी हार्ड टास्क कैसे ले ली? एनजीओ क्यों चला रही हैं? देखिए, लाइफ में कुछ हार्ड ना हो तो कुछ भी ना हो। और रही बात गर्ल्स के हार्ट्स की, तो आज एक गर्ल्स ही हैं जो हार्ड हैं, जो गर्ल्स के हार्डनेस की चीज़ ली जाए तो एक गर्ल्स जब एक लेडी, जब एक औरत बनती है, तो वो जो थोड़े से वज़न जो हम नहीं उठा सकते, वो 9 महीने एक बच्चे को पेट में रखती है, और 200 हड्डियाँ तोड़ के जब वो जन्म देती है, और एक मर्द को उंगली पकड़ कर बड़ा करना सिखाती है, वो हर दर्द वो सहती है। तो औरत तो बन ही है हार्ड चीज़ को उससे फाइट करने के लिए, और उसकी शुरुआत ही ऐसे होती है जब से वो जन्म लेती है। आपकी एनजीओ मैम वहाँ के बच्चे टाइकोंडो जो गेम होता है उसमें बच्चे सबसे अधिक पार्टिसिपेट होते हैं और सबसे ज़्यादा अवार्ड पाते हैं। जी हाँ, ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा बच्चे मेरे मेडल लाते हैं। और अभी हमारे यहाँ एक क्विज कंपटीशन इंटरनेशनल हुआ था, जिसमें साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया और कई सारे कंट्रियों ने उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और इंडिया से भी बहुत सारे। बट इंडिया तो छोड़ दे, बाकी कंट्रियों से मेरी जो संस्था है वो फर्स्ट आई थी। सारे बच्चों ने फर्स्ट ला किया था क्विज कंपटीशन में। इसके लिए तो कॉन्ग्रेचुलेसन मैम। आपके एनजीओ के बच्चे बाकी बच्चों से कैसे अलग हैं? आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि हाउ इट्स डिफरेंस? आई कैन डिस्क्राइब कि हमारे जो बच्चे वो डिफरेंट, बिकॉज बाकी के लोगों ने एक बिजनेस बना रखा है, पैसे के लिए काम करते, बिजनेस काम करते। जस्ट लाइक एजुकेशन, आप देख रहे होंगे कि जब हम पढ़ाई, जो हमारा चाइल्डहुड हुआ करता था, हम लोगों को रेयर केस में सम चिल्ड्रंस, जो कुछ बच्चे होते थे, उनको कोचिंग की नीड होती थी। बट प्रेजेंट टाइम की हर बच्चे को कोचिंग चाहिए 5 आवर स्कूल में पढ़ने के बाद भी, बिकॉज वहाँ एक जॉब हो रही है, वहाँ एक जॉब, एजुकेशन नहीं दी जा रही, वहाँ एक बिजनेस कर लिया गया है। तो हमारे यहाँ हम निस्वार्थ कर रहे हैं, और मेरे यहाँ ईद हो, दिवाली हो, कोई ऐसा फेस्टिवल, कोई ऐसा ओकेशन नहीं जहाँ हमारे यहाँ खुला ना हो। और मेरे यहाँ डेली क्लासेस होती है, बच्चों को 5 घंटे दिए जाते हैं, और ऐसे फैमिली मेंबर किया जाता है, ऐसे अपने बच्चों की तरह। और ये वजह है कि हमारा जो रिजल्ट है टूर्नामेंट में निकल कर आता है। अभी हमारे बच्चे पूना गए थे, पूना में 11 बच्चे 22 मेडल लेकर आए हैं, और वो भी
21 मेडल गोल्ड और 1 सिल्वर आया है। और हमारे बच्चे वहाँ पर रेफरी शिपिंग भी किए हैं जो 12 से 13 साल के बच्चे थे। इट्स ए गुड अचीवमेंट। जो नेशनल लेवल पर रेफरी शिपिंग करना, इट्स ए वेरी बिग। इन बच्चों की कैरियर है? या ऑफ कोर्स यू नो कि स्पोर्ट्स में कितना कैरियर होगा बच्चों को। स्पोर्ट्स कोटे से जो भी गवर्नमेंट जो जॉब्स आती है, आपकी पुलिस है, आर्मी है, रेलवे है, वेल अभी तो रेलवे जो है प्राइवेट कर रखा है, बट सारे स्पोर्ट्स फील्ड में भी जो ऐसे टीचर हैं और बहुत सारी जॉब्स है इसमें। और सपोज़ अगर जो बच्चों के गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है, वो ऐसे स्पोर्ट टीचर किसी भी कॉन्वेंट स्कूल में वो सिखा सकते हैं, एक मोटी सैलरी वो मतलब कि अचीव कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल टीचर्स के अकॉर्डिंग एक स्पोर्ट टीचर की सैलरी हाई होती है। मैम एक क्वेश्चन आया कि एनजीओ हाउ इट्स चेंज योर पर्सनल लाइफ। एनजीओ आपकी पर्सनल लाइफ को कैसे बदला? एक पर्सनल लाइफ और दूसरा एक प्रोफेशनल लाइफ। तो अगर मैं एनजीओ एक तरीके से प्रोफेशनल लाइफ कह सकते हैं हम, तो एनजीओ से आपकी पर्सनल लाइफ में क्या क्या चेंजिंग आई ये बताइए। देखिए, पर्सनल लाइफ में तो बहुत सी चेंजिंग आती है जब एक लड़की अपनी एजुकेशन से लेकर निकल कर और एक फील्ड एरिया में काम करना, और एक स्लम एरिया में काफ़ी चैलेंजिंग काम होता है। तो प्रॉब्लम बहुत आई, बट मैंने उनकी परवाह नहीं की बस। अगर मैं आपकी बात करूं तो आपकी सफ़र कहां से शुरू हुई और कहां तक अपने आप को आप देखना चाहती हैं? देखिए, मेरा सफ़र एक समाज में चेंजिंग से, समाज में बदलाव से शुरू हुआ। अब मेरा सफ़र वहाँ ख़त्म होगा जहाँ समाज में बदलाव आ जाएगा। अच्छा, ये एनजीओ अगर आज से 10 साल के बाद अगर देखा जाए तो आप अपने एनजीओ को कहाँ तक पहुँचा पाएंगे? देखिए, मेरे एनजीओ को पहुंचाने का टारगेट नहीं है। मेरा टारगेट एक ये है, मिशन है कि हम देश में कितने बच्चियों को, कितने महिलाओं को सुरक्षित एंड सेफ कर सकते हैं, ताकि घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया और आपका छिड़कानी हो गया, बलात्कार हो गया, और इनसे कितना हम सेव कर सकते हैं, गर्ल्स को कितना एक्टिव कर सकते हैं, हम एजुकेशन कहाँ तक पहुँचा सकते हैं। ये मेन मेरा मोटो है वर्क का। ये जहाँ तक कि अब तक मैंने देखा, जिस क्षेत्र में काम कर रही हूँ, यहाँ पर 80% चेंजिंग्स आई है। जहाँ बाल विवाह होता था छोटे बच्चों को, उनका विरोध मैंने किया। बहुत से बच्चियों का, बच्चे जहाँ एजुकेशन के लिए घर से निकल नहीं सकती थी, घर वाले बिल्कुल भी एक्टिव नहीं, क्योंकि बस खाना है, उनको कमाना है, बच्चा का क्या करेंगी पढ़ के, उनको स्कूल भेजना नहीं है, बस शादी कर दो। और जो लड़के हैं उनको किसी दुकान पे लगा दो, किसी बाल मजदूरी पे लगा दो। तो इन सब चीज़ों पे मैंने यहाँ पे जो काम किया है, 6-6, 7-7 घंटे बच्चों को बेसिक एजुकेशन भी दी, उर्दू की भी तालीम, अरबी की भी तालीम मैंने सेल्फ़ दी है, क्योंकि मुझे पता था कि मैं सेल्फ़ दूंगी तभी ये हो सकता है। क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि ये जो बच्चे रिश्ते नहीं जानते हों, गाली गलौज, उनका एक बिल्कुल लो लेवल का उनका माहौल हो, बच्चों को वहाँ से निकालना, फिर 200 बच्चों को सेल्फ एजुकेशन देना। बहुत से बच्चों को कुरान भी मैंने ख़त्म कराया, बहुत 200 से ज़्यादा बच्चों को मैंने स्कूल में दाखिला कराया। और बहुत से बच्चे, अब क्या है कि जो घर वाले डरते थे कि बच्चियां बाहर जाएंगी तो घटनाएं होंगी, और जगह जगह पे आप देखते हैं शराब के ठेके खुले हुए हैं, जहाँ गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन करती है स्कूलों के पास शराब के ठेके ना हो, फिर भी स्कूलों के पास शराब के ठेके हैं। वेल, तो लड़कियां डरती थी कि पेरेंट्स कहते थे कि भाई मत, बच्ची जाएंगी तो फिर शराब, वहाँ शराबी हैं, बच्चों को परेशान करेंगे, छलकानी करेंगे। तो लड़कियों को इस वजह से भी घर से नहीं निकालते थे कि कभी लड़कियों को छिड़कानी भी होती है। तो एक ज़माने से चला रहे सीता जी की, जिनको भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी कि लड़कियों को छिड़कानी होती है तो लड़कों को नहीं छिड़कानी करने में, लड़कियों को ही ब्लेम लगाया था कि तुम ऐसे कपड़े पहनी हो, चीज़ें ऐसी हैं। फिर मैं घर घर जाकर मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मेहनत किया, सारी बच्चियां घर से निकलने लगी, अब तो एजुकेशन स्कूल जाने लगी हैं, सेल्फ डिफेंस सीखने लगी हैं, अब घर वाले भी एक्टिव हो गए, हमारे बच्चों के साथ घटना नहीं होंगी। यहाँ तक कि लड़के 4 बजे 2 बजे भी निकल जाती, बेधड़क मिलेगा तो तार से मारूंगी। और ये देखने से ये चेंजिंग्स काफ़ी आए हैं कि जो मन चलो की जो हिम्मत थी, डराते थे लड़कियों को, वो डर से खुद साइड होते हैं कि ये टाइक्वांडो गर्ल से ये हाथ पकड़ के टांग पकड़ के तोड़ देगी। अब वो स्कूल में एजुकेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है, इवन सेल्फ डिफेंस भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट। और कुछ घरेलू औरतें जो थीं, जो मार खाती थी, हमेशा मार खाती थी, उनको टॉर्चर किया जाता था, पति शराब पीकर आकर मारते थे,
अब मैंने उनको भी, बहुत सी महिलाओं को भी सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है। वो इतनी एक्टिव हो गई हैं, कहती हैं कि देखो इज्जत से रहोगे तो ठीक है, गलत करोगे तो पकड़ के तुम्हारा हाथ तोड़ देंगे। अब वो जो हमेशा, उनके बच्चे जवान हो गए हैं, उनके पोते हैं, फिर भी वो मार खाती हैं। लेकिन अब मेरे पास आने से महिलाएं इतनी एक्टिव हो गई हैं, कहती हैं कि पकड़ कर मार कर सुला देंगे तुमको इसी जगह। तो मेरा ये कहना है कि खुद को बचाव के लिए खुद को सुरक्षित कर पा रही हैं, वो इतनी एक्टिव हो रही हैं कि अब तो खुद अपने बच्चों को भी करा रही हैं। तो एक देखने में काफ़ी माहौल चेंजिंग्स लग रहा है कि जहाँ घटनाएं हर तरफ बढ़ रही हैं, यहाँ घटनाएं एक तरह से कम हो रही हैं। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि मैम की जो एनजीओ जहाँ पर एग्जिस्ट करती है वो बिल्कुल स्लम एरिया है। और स्लम एरिया जैसे आप जानते होंगे वो एरिया जो कि समाज से बिल्कुल पिछड़ा एरिया हो, जहाँ पे फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली और सोशलाइजेशन, ये तीनों चीज़ों से वो अलग हो। और इसके बावजूद भी मैम यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। तो ये जो मैम ने अभी आपको बात बताया कि वो किस तरीके से यहाँ के महिलाओं को, यहाँ के बच्चियों को किस तरीके से वो एक्टिव कर रही हैं, अभी हम लोग जो आगे वीडियोस भी देखेंगे जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि सेल्फ डिफेंसिंग के लिए जो है मैम कितना एक्टिव किए हुए अपने बच्चियों को। टैकेंडो एक ऐसी गेम होती है जहाँ पे सेल्फ डिफेंसिंग के सबसे बेहतरीन तरीका होता है। तो मैम अगर हम बात करें आपको एनजीओ का, तो एनजीओ स्टार्ट आपने कब किया था? ये मैंने 2017 में किया था। 2017 में जी। एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या ये गवर्नमेंट कुछ फाइनेंशियली हेल्प करता है? देखिए, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल हेल्पर होते तो शायद हम भी वीकली या मंथली 1-2 घंटे का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और उसे मोटी रकम कलेक्शन करते हैं और वो ख़त्म फिनिश कर देते हैं। और मैं दिखला देती 200 बच्चों को आज सेल्फ डिफेंस क्लासेस दी गई। तो कैन यू कुड मी क्लियर कि 1 घंटे की क्लास से ही किसी को एजुकेशन दे सकते हैं? दे आर पॉसिबल? नॉन पॉसिबल। सो गवर्नमेंट पर अगर डिपेंड होते तो शायद मेरी संस्था बंद हो गई होती। जी हाँ, क्योंकि हमको अभी तो कम बच्चे हैं, हमारे कम से 1500 से 2000 बच्चे डेली ट्रेनिंग लेते हैं। हमारे बहुत सारे स्कूलों में निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत सारे कॉन्वेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल हैं, इवन प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा, बिकॉज कॉन्वेंट स्कूल तो अफोर्ड कर लेते हैं टीचर, बट जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं जैसे कि यूपी बोर्ड होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो उन सारे स्कूलों में मैं ऐसे अपने जो टीचर हैं हमारे यहाँ, मैं उनको निःशुल्क वहाँ ट्रेनिंग दिलवाती हूँ। तो 200, 2500, 2000, 2500, 3000। तो कोरोना काल से पहले तो 5-6,000 पर डे क्लासेस लेते थे बच्चे। निःशुल्क क्लासेस दी जाती थी। तो ये इतनी बड़ी संस्था को रन करना आपके लिए बहुत जो है टास्किंग होती है कि अगर आपने ठान लिया है तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और कुछ करना है तो पहले खुद के बाजुओं में ताकत रखिए। किसी के बल पर आप चलेंगे, देखना एक दिन गिरेंगे ही। और लोगों का सपोर्ट भी है, हर तरह से चीज़ें भी होती है, लेकिन मैंने ठान लिया है जैसे भी उस चीज़ को करना है। मैंने अपने प्रॉफिट के लिए, लोग संस्था बनाते प्रॉफिट के लिए, बट आप देख रहे हैं मैंने प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया। मैं सेल्फ से बच्चों को कहीं ले जाना है तो पूरा कॉपरेट करती हूँ, कैसे है क्या है। बच्चों को कहीं ले जाना है तो लाखों रुपए खर्च होते हैं। मुंबई, दिल्ली जैसी जगह पर आप 20-25 बच्चों को लेकर जाते हैं, 3-3 दिन होटल है, खाना है, स्टे है, चैम्पियनशिप है, बच्चों के ट्रैवल्स हैं। तो ये नहीं किसी पे डिपेंड होते कि बच्चों को नहीं, बच्चों को जाना है तो मुझे वो चीज़ करनी है। कैसे करनी है, मुझे खुद से एडजस्ट करना है। बहुत लोगों का ये कहना है कि एनजीओ लोगों ने इस अपने जो है बिजनेस या फिर प्रॉफिट के लिए जो है खोल रखा है, तो क्या ये सही है? देखिए, ऐसा है कि मैं तो किसी को नहीं कहूँगी, हर किसी के काम करने का अपना एंगल है। और आप भी देख रहे हैं 2-4 केले देकर, 1 किलो आटे देकर पेपर में कैसे बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनाई जाती है, विज्ञापन किए जाते हैं। बट मैं साइलेंटली काम करना पसंद करती हूँ। और मैंने कभी आज तक किसी को अपनी चेकबुक नहीं दी संस्था की कि चेकबुक आप काटें। मैंने, जब हमारे इवेंट हुआ, बड़े बड़े अधिकारी सारे आते, मैंने कभी नहीं कहा कि आप डोनेशन दीजिए। हाँ, तो लोग करते हैं। हाँ, ये है कि प्रोजेक्ट है, चीज़ें हैं, लोग करते हैं भाई अपना ईमान अपने काम करने थे। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं और कुछ लोग काम करने के लिए करते हैं। हाँ, आप जो पैसे के लिए करते हो उनको भी आप दिखता है, आप जो काम कर रहे हो वो भी दिखता है। और जो आप देख रहे हैं आज मैं यहाँ पर
बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं बनारस में, लेकिन अल्लाह के करम से मेरा काम, मेरी चीज़ें दिखती है। क्यों? क्योंकि मैं काम कर रही हूँ। शायद पैसे बटोरती तो शायद मेरी गाड़ी दिखती और मेरा काम नहीं दिखता। और इस बात की गवाह भी है, अगर मैम की अवार्ड मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से कि एक बार दिखाएं कि शायद काउंटिंग करना भी मुश्किल होगा। अभी ये बता रही थी कि यहाँ पे इतना रखी हुई है, अंदर पूरा का पूरा पैकेज बोरे में भर कर रखा हुआ है पूरा। एक बोरा अवार्ड, पूरा एक बोरा अवार्ड है। ये जो सबसे बड़ा वाला दिख रहा है मैम, इसके बारे में बताइए। यूएसए से मुझे मिला था, यूएसए की टीम आई हुई थी। ये यूएसए से मिला? हाँ, यूएसए की क्रिश्चियन सारी टीम्स आई थी। मैंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के इवेंट कर रखा था, तो उन्होंने ही मुझे ये अवार्ड दिया था। क्या बात है। इसके साथ साथ ये जो है बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स भी, जैसे आरवेस कॉन्वेंट सैनिक स्कूल दिख रहा है, वहाँ की मैम की अवार्ड है। सेवाश्री अवार्ड है। 5th इंडियन ओपन इंटरनेशनल टैक्वांडो चैम्पियनशिप 2020 का भी है गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में। तो ये अवार्ड्स से इस बात की गवाह है कि मैम की काम आप लोगों को बहुत बेहतरीन समझ में आ रहा होगा और मैम काम कर रही हैं। नो डाउट इन फ्यूचर ये बहुत आगे तक जाने वाला है, और हम लोग थोड़ी सी आगे वाले वीडियो पार्ट 2 में हम लोग दिखाएंगे। मैंने आपको बताया है कि बहुत से जो बच्चियां हैं, अनाथ है, यतीम हैं, तो उनकी शादियां भी हम लोग कराते हैं। बट ये जो बहुत सारी हेल्प होती है वो हम लोग को पब्लिक में शो नहीं करते हैं, क्योंकि किसी को अच्छा फील नहीं हो। क्योंकि कुछ दिल के लिए, सुकून के लिए, या किसी को, समाज सेवा का मतलब किसी को शर्मिंदा ना करें आप, किसी की मदद करें आप, किसी को ऐसी मदद नहीं करें वो शर्मिंदा हो जाए सामने वाला। तो हम लोग ऐसी बहुत सी चीज़ें करते हैं, कहेंगे तो वो सब फाइलें भी खोल दूंगी मैं, क्योंकि कई 12 से 13 बच्चियों की हमने शादियां कराई है, जिसके फादर नहीं है, मदर नहीं है, जो हेल्पलेस है शादी में, उन बच्चियों की। तो हम उनकी शादियां भी कराते हैं। अब एक मदरसा भी हम चला रहे थे, जो अभी मतलब फाइनेंशियल की प्रॉब्लम की वजह से हमने बंद कर रखा, क्योंकि आप देख रहे हैं कितनी चीज़ों को हमको स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स में होते हैं, और वो ऑलरेडी मैं चला रही हूँ। तो अभी ईमान आखिरत एक मदरसा मैं चला रही थी इसी जगह पर, तो मैंने अभी बंद कर रखा, किसी इमाम है, पेश इमाम है, बच्चे हैं, तो मैं जो भी चीज़ें सब निःशुल्क है हमारे यहाँ। नॉन मुस्लिम बच्चे भी यहाँ पे हैं? जी, हमारे यहाँ टैक्वांडो में तो 99% नॉन मुस्लिम है। उनके लिए भी वो बराबर वाली फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं? देखिए, ऐसा है कि अगर ये चीज़ें पता करना चाहकर बच्चों से पूछ लें। आगे ये वीडियो हम लोग ज़रूर देखेंगे। मैम ने जैसे कहा, हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि इनके साथ जो है कौन कौन लोग हैं, और फैसिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं बच्चों से।